देवेश की रणनीति। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह अंशुमान के जागने से पहले ही विजय ने परिवार के सभी लोगों को आंगन में एकत्र कर लिया। परिवार में कुल 22 सदस्य हैं। देवेश, विजय और देवप्रिया के अतिरिक्त इनमें खजांची काका, 8 रक्षक, 5 सेवक और 5 सेविकाएं। यह सभी लोग स्वयं को दिलीप के परिवार का सदस्य मानते हैं। आंगन में खजांची काका सबसे आगे खड़े हैं एवं उनके पीछे 8 रक्षक खड़ीदे हैं और सबसे अंत में 5 सेवक और सेविकाएं खड़ी हैं। देवेश सबसे आगे खड़ा है और विजय तथा देवप्रिया उसके दोनों तरफ खड़े हैं। यह तीनों लोग अपने सामने खड़े उन 19 लोगों का निरीक्षण करते जा रहे हैं। उन सबको देखते हुए देवेश ने एक गहरी सांस भरी और कहा, इतनी सुबह आप सब लोगों को यहां एकत्र करने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात, जैसा कि कल रात आप सब ने देखा होगा, छोटे मालिक सुरक्षित घर लौट आए हैं। यह वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अपनी बात पूरी करके देवेश ने एक दृष्टि से सामने खड़े परिवार के अन्य सदस्यों पर डाली। उन सबके चेहरों पर प्रसन्नता का भाव नजर आ रहा है, क्योंकि अंशुमान के सुरक्षित लौटने से बड़ी खुशी उनके लिए और कुछ भी नहीं थी। दूसरी बात, कुछ क्षण का विराम लेने के पश्चात देवेश ने पुनः कहा, आप सब यह भी जानते हैं कि जिस रात दादाजी यहां से गए थे, उसी रात घर में चोरी हुई थी और घर की लगभग सभी मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली गई थीं। मुझे उस चोर की इतनी चिंता नहीं है, परंतु आप सभी जानते हैं, दादाजी से अपने बैर के कारण शिवदत्त ने नगर प्रमुख की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए परिवार की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। घर से सभी मूल्यवान संपत्तियां चोरी हो चुकी हैं और बाहरी आय का भी कोई साधन भी शेष नहीं है। हमारे समक्ष एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और तुम्हें दैनिक खर्चों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि देवेश अपना वक्तव्य समाप्त कर पाता, रक्षकों के प्रमुख दिनेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने अपने रक्षक भाइयों के साथ इस विषय पर चर्चा की है और हमने यह निर्णय लिया है कि हम 4-4 के 2 दलों में बैठ जाएंगे और अनादिवन में जाकर निम्न स्तरीय दानव योद्धाओं का शिकार करेंगे। मेरे विचार से इससे भोजन आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। तुम चिंता ना करो, हम छोटे मालिक को प्रसन्न रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सेविकाओं ने तुरंत कहा, हम भी कढ़ाई बुनाई का कार्य कर सकते हैं और हम बाहर जाकर मजदूरी कर सकते हैं। 5 सेवकों ने एक साथ कहा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवेश ने हाथ हिलाते हुए उन सबको मना किया। वैसे भी यह वह विषय नहीं है जिस पर बात करने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि परिवार पर आया वित्तीय संकट टल चुका है। क्या? देवेश की बात सुनकर वहां उपस्थित हर कोई चौंक गया। चौंकने की आवश्यकता नहीं है, देवेश मुस्कुराया। मैं सच कह रहा हूं, जो लोग उस दिन दादाजी को लेने के लिए आए थे, उन्होंने हमारे लिए एक औषधियां बनाने का सूत्र पीछे छोड़ा है। भले ही शिवदत्त ने हमारी सभी दुकानें और अन्य संपत्तियां जब्त कर ली हैं, परंतु इस औषधीय सूत्र के कारण हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त धन मिल सकता है। एक बार फिर सभी कोई हैरान रह गए। देवेश ने आगे कहा, यह औषधीय सूत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास मात्र एक यही आय का साधन बचा है और मुझे आशा है कि हर कोई इसे गुप्त ही रखेगा। हरीश और विमला, आप दोनों अपने अपने दलों के साथ औषध निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटियों के लिए अलग अलग औषधालयों में जाएंगे। ठीक है, हरीश और विमला ने तुरंत उत्तर दिया। अर्जुन, कपिल, संदीप और कुलदीप, आप चारों हरीश के साथ रहेंगे, जबकि राधा, सुषमा, कमला और भावना, आप सभी विमला के साथ जाएंगे। देवेश ने उन्हें काम बांटते हुए कहा। यह सभी भी उनकी तरह ही अनाथ थे और दिलीप ने उन्हें अपने साथ रख लिया था। विक्रम काका, आप अब भी परिवार के व्यय का हिसाब रखेंगे। देवेश ने बूढ़े खजांची काका की ओर देखकर कहा। समझ गया, खजांची काका ने जवाब दिया। हम तीनों में से मैं और विजय औषधि निर्माण का कार्य करेंगे और देवप्रिया छोटे मालिक की देखरेख करेगी। इसके बाद देवेश ने विजय और देवप्रिया से कहा, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे जी देवेश ने अपनी बात समाप्त की, विजय तुरंत ही चौंक कर बोला, है? सब लोग विचित्र दृष्टि से विजय को घूरने लगे। यह देखकर विजय ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं यह औषध निर्माण का कार्य नहीं करूंगा।
यह औषधि अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंने पहले कभी भी कोई औषधि नहीं बनाई है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो? और वैसे भी देवप्रिया एक लड़की है, वह छोटे मालिक की देखभाल कैसे करेगी? मुझे उसके कार्य पर अविश्वास नहीं है, परंतु कई बार ऐसे अवसर भी आएंगे जो उसके लिए अत्यंत असुविधाजनक होंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि मैं छोटे मालिक की देखरेख करूंगा और देवप्रिया तुम्हारे साथ औषधि बनाएगी। ठीक है। विजय की बात पर देवेश सहमति जताते हुए बोला, देवप्रिया मेरे साथ औषधि बनाएगी और तुम छोटे मालिक की देखभाल करोगे, परंतु छोटे मालिक की देखरेख में कोई भी असावधानी क्षमा नहीं की जाएगी। यदि छोटे मालिक को कुछ भी होता है तो उसका पूरा दोष तुम पर है। देवेश विजय को चेतावनी देते हुए बोला, ठीक है, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। विजय झुकते हुए मुस्कुराया। वह जानता था कि अंशुमान वास्तव में मूर्ख नहीं है और यदि देवप्रिया को उसकी देखभाल के लिए साथ रखा जाता तो अंशुमान स्वच्छंदतापूर्वक अपने कार्यों को संपादित नहीं कर सकता था। देवेश, हमारे बारे में क्या? तुमने सभी लोगों को कार्य बांट दिए हैं, परंतु हमें कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है। रक्षक प्रमुख दिनेश ने देवेश से पूछा। वह जानते थे कि अब पारिवारिक स्थिति पहले की भांति नहीं है, जहां वह बस द्वार पर बैठकर अपने परिश्रम का फल भोगे। वह सब भी स्वयं को इस परिवार का अंग समझते हैं और परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। अवश्य काका, आपके लिए भी कार्य है और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है, देवेश ने मुस्कुराते हुए रक्षक प्रमुख से कहा, जिसे सुनकर सभी रक्षक प्रसन्न हो उठे। तो हमें क्या करना है? दिनेश ने पुनः पूछा। काका, आप लोगों को यह औषधियां बेचनी है। देवेश की बात सुनकर वह सभी चौंक गए। देवेश ने कहा था कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा, परंतु औषधियां बेचना? आप लोग यह मत समझिए कि यह सब इतना सरल होगा। उनके मनोभावों को समझते हुए देवेश ने कहा, मैं आप सबको पहले ही बता रहा हूं कि यह सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप सभी जानते हैं कि वो दुष्ट शिवदत्त हमारे परिवार पर किसी गिद्ध की भांति दृष्टि गढ़ाए हुए बैठा है। दादाजी के चले जाने के पश्चात उसका साहस और भी अधिक बढ़ गया होगा। यदि उसे सूचना मिलती है कि हमारे पास ऐसी औषधि है तो वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उस श्वान कुत्ते के बच्चे से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? श्वान से भयभीत नहीं हुआ जाता, अपितु उसे लात मारकर भगाया जाता है। दिनेश क्रोध से बोला। प्रमुख सही कह रहे हैं, इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अधिक से अधिक वह हमारे प्राण ही तो लेगा, परंतु उससे पहले हम उसके प्राण ले लेंगे। देवेश की बात सुनकर सभी 8 रक्षक अत्यंत क्रुद्ध हो गए। और हमारे बाद छोटे मालिक का क्या होगा? अचानक देवेश ने पूछा तो वह सब शांत हो गए। पिछले 8-9 दिन जब अंशुमान यहां नहीं था तो उन्हें शिवदत्त से अधिक भय नहीं था। वह जानते थे कि शिवदत्त अधिक से अधिक उनकी हत्या ही करेगा और मृत्यु से वह तनिक भी भयभीत नहीं थे। परंतु अब परिस्थितियां भिन्न हैं। अंशुमान लौट आया था और उनमें से किसी को भी यह झांत नहीं था कि अंशुमान मूर्ख नहीं है, अतः वह उसकी सुरक्षा के प्रति कोई भी असावधानी नहीं बरत सकते थे। दिनेश काका, आपको यह समझना होगा कि यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है और इसे कितनी गोपनीयता से किया जाना चाहिए, देवेश ने गंभीर स्वर में कहा। यदि शिवदत्त को इस औषधीय सूत्र की सूचना मिली तो वह किसी भी विधि से यह सूत्र प्राप्त करना चाहेगा। मैं किसी भी मूल्य पर यह सूत्र उस नीच शिवदत्त को नहीं दूंगा और मेरे पास इस सूत्र को सार्वजनिक करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं होगा। इसीलिए इससे पहले कि शिवदत्त को इस औषधीय सूत्र की भनक पड़े, हमें पर्याप्त धन कमाना होगा। तो फिर हम क्या करें? यदि हम बाजार में औषधि बेचते हैं तो शिवदत्त को इस बारे में पता चल ही जाएगा। दिनेश कुछ सोचकर बोला, मैं जानता हूं काका, वैसे भी आज नहीं तो कल यह सूचना शिवदत्त को मिल ही जाएगी, परंतु हमें यह कार्य गोपनीयता के साथ करना है ताकि शिवदत्त तक यह सूचना पहुंचने में अधिक से अधिक विलंब हो। देवेश ने कहा, मैंने एक उपाय पहले ही सोच रखा है। आप सब लोग घर घर जाकर इस औषधि को बेचेंगे और अपने ग्राहकों से कहिएगा कि यदि वह चाहे तो इस औषधि के प्रभाव की जांच कर लेने के बाद भी मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। अगर किसी को औषधि नहीं खरीदनी होगी तो हम उसे अधिक परेशान भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है
कि इस प्रकार हम शिवदत्त की नजरों से भी अधिक समय तक बचे रहेंगे। देवेश का कहना सही था। यदि घर घर जाकर इस दवा को बेचा जाता तो शिवदत्त को इस बारे में सूचना मिलने की बहुत ही कम संभावना थी। परंतु देवेश को यह झांत नहीं था कि जिस सूचना को वह छुपाना चाहता है, अंशुमान उसी का प्रयोग शिवदत्त को आकर्षित करने के लिए करना चाहता था। ठीक है, मैं समझ गया, रक्षक प्रमुख दिनेश ने तुरंत उत्तर दिया। वह इस अभियान के महत्व को जानता था। एक तरह से पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था का भार अब उसी के ऊपर टिका है। ठीक है, अभी एक और अंतिम बात है, एवं सबसे महत्वपूर्ण भी, जिसके विषय में मुझे आप सबसे चर्चा करनी है। देवेश ने गहरी दृष्टि से सभी लोगों को देखते हुए कहा। अब कौन सी बात है देवेश? देवेश की बात सुनकर विजय भी चौंक उठा। छोटे मालिक सुरक्षित लौट आए हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है। परंतु दादाजी और तीनों बहनें अब यहां नहीं हैं। 1 या 2 दिन तो शायद वो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु एक लंबे अंतराल के पश्चात वो दादाजी के बारे में अवश्य पूछेंगे। देवेश ने गंभीर दृष्टि से सभी लोगों को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं नहीं चाहता कि दादाजी के साथ हुई घटना के विषय में छोटे मालिक को कुछ भी पता चले। न जाने उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी और हम उन्हें किस प्रकार संभाल पाएंगे। इसलिए यदि छोटे मालिक ने दादाजी के बारे में पूछा तो उनसे सब यही कहेंगे कि दादाजी तीनों बहनों को साथ लेकर अपने किसी मित्र से मिलने गए हैं और उन्हें लौटने में काफी समय लगेगा। देवेश की बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। उन्हें अंशुमान से दादाजी की स्थिति के बारे में झूठ कहना असहज कर रहा था। देवेश, क्या यह सही है? क्या उन्हें बताना सही नहीं होगा? खजांची काका ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि छोटे मालिक को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो काका। दादाजी की वर्तमान स्थिति में हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु छोटे मालिक से यह बात छुपाकर कम से कम हम छोटे मालिक को तो प्रसन्न रख सकते हैं। देवेश एक उदास मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है कि अगर हम 1-2 सप्ताह के लिए यह बात छुपा लेते हैं तो कदाचित एक लंबी अवधि के पश्चात छोटे मालिक इन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाएंगे और फिर और प्रश्न नहीं करेंगे। इतना कहकर देवेश ने विजय की ओर देखा और कहा, विशेषतः विजय, तुम छोटे मालिक की देखभाल कर रहे हो तो इस विषय में सावधान रहना कि वज्रगिरी के लोगों द्वारा भूलकर भी उनके सामने दादाजी की वर्तमान अवस्था का जिक्र न आने पाए। समझ गए? देवेश की बात सुनकर विजय चौंक उठा। दादाजी की स्थिति का समाचार छुपाना है? मूर्ख, छोटे मालिक पहले से ही इस विषय में सब कुछ जानते हैं। वह मन ही मन देवेश पर हंसा, परंतु फिर भी उसने उत्तर दिया, ठीक है देवेश, मैं पूरी सावधानी रखूंगा कि छोटे मालिक को इस विषय में कोई भी समाचार ना मिले। ठीक है। देवेश ने सिर हिलाया और सभी लोगों को देखते हुए कहा, तो अब जब सब बातें स्पष्ट हो ही चुकी हैं तो हमें अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हरीश, विमला तथा आप सभी लोग 10 औषधियों की सूची और पैसे लेने के लिए मेरे पास आओ और उसके बाद शीघ्रता से बाजार जाकर जड़ी बूटियां खरीदो। विक्रम काका से आपको औषधियों की सूची और भविष्य की खरीद के लिए भी पर्याप्त धन प्राप्त हो जाएगा। शीघ्र ही सभी 10 सेवक और सेविकाओं को कुछ जड़ी बूटियों की सूची और एक निश्चित धनराशि प्राप्त हुई। 10 लोगों में से प्रत्येक को 10 अलग अलग यानी कुल 100 प्रकार की जड़ी बूटियां लानी थीं। यद्यपि औषधि बनाने के लिए उनमें से मात्र 20 बूटियों की ही आवश्यकता है, परंतु देवेश ने जानबूझकर इसमें कई अन्य सस्ती जड़ी बूटियां भी खरीदने के लिए दे दी थीं, ताकि यदि कोई भी जड़ी बूटियों को खरीदकर इस औषधि को बनाने का कार्य करता है तो उसे असफलता ही प्राप्त हो। इन 100 पृथक पृथक जड़ी बूटियों में से वास्तविक औषधि बनाना और उसके अवयवों को ढूंढना किसी के लिए भी संभव नहीं था। देवेश इस कार्य के लिए अत्यंत उत्साहित था। कल रात जब विजय ने उसे यह औषधीय सूत्र दिया था तो आज सुबह परिवार के लोगों को एकत्र करने से पहले ही देवेश इस औषधि का निर्माण करके उसके प्रभाव का परीक्षण कर चुका था। वह जानता था कि यह औषधि वास्तव में प्रभावी है और इसीलिए उसने इतनी सारी जड़ी बूटियों को खरीदने का निर्णय लिया था। यह कहना चाहिए कि देवेश अत्यंत सावधान और उससे भी अधिक सतर्क था। विक्रम काका, यह हमारे पास बचा हुआ अंतिम धन है, कहते हुए देवेश ने अपने कमर से पैसों की पोटली निकालकर खजांची काका को दे दी।
यह आप अपने पास रखें। दैनिक खर्चे के लिए आपको भी धन की आवश्यकता होगी। एक बार यदि हमारी औषधि बिकनी शुरू होती है और मुनाफा होने लगता है तो आप जड़ी बूटियों और दैनिक खर्चे के पैसे निकालकर बाकी बचे धन को 22 भागों में बांट दीजिएगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका एक भाग होगा। ठीक है बेटा, कहते हुए खजांची काका ने दैनिक खर्चों के लिए पैसे अलग करके शेष बचे धन को 22 भागों में बांट दिया। यह निर्णय देवेश ने कल रात ही ले लिया था। उसका मानना था कि यदि सारा धन किसी एक व्यक्ति के पास होता है और खो जाता है या पहली बार की तरह चोरी हो जाता है तो उन्हें पुनः आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अतः श्रेयस्कर यही होता कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ धन हो। यदि कोई एक व्यक्ति अपना हिस्सा खो भी देता है तब भी 21 हिस्से सुरक्षित होंगे और ऐसा होने पर परिवार निश्चित रूप से आर्थिक संकट की स्थिति का सामना नहीं करेगा। अंशुमान की तरह देवेश को भी घर में हुई चोरी के पीछे शिवदत्त का ही हाथ प्रतीत हो रहा था और इसीलिए वह अधिक सावधान था। वह जानता था कि दादाजी की अनुपस्थिति में शिवदत्त और उसकी सेना का सामना करना इतना सरल भी नहीं होने वाला है। क्या देवेश की यह योजना शिवदत्त से गुप्त रह पाएगी? क्या होगा जब शिवदत्त को इस चमत्कारी औषधि की सूचना मिलेगी? दिलीप की अनुपस्थिति में उसका परिवार किस प्रकार शिवदत्त का सामना करेगा? लगभग 1 घंटे बाद ही सभी सेवक और सेविकाएं वह जड़ी बूटियां खरीद कर लौट आए जो देवेश ने मंगवाई थीं। इसके बाद देवेश और देवप्रिया ने वह औषधि बनाना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे में ही उन्होंने 50 खुराक की पहली किस्त निर्मित कर दी। देवेश ने प्रत्येक खुराक का मूल्य 60 कांस्य मुद्राएं निर्धारित किया। औषधि का लागत मूल्य 30 कांस्य मुद्राएं थीं और इस प्रकार उन्हें लाभ भी 30 कांस्य मुद्राओं का प्राप्त होता। लाभ 2 गुना था और विक्रय मूल्य इतना अधिक भी नहीं था कि वज्रगिरी का कोई निवासी इसे खरीदने में असक्षम हो। इसके अतिरिक्त इस औषधि का मूल्य अपने प्रभाव के आधार पर पहले ही बहुत कम रखा गया था, अन्यथा इसके लिए तो 10 रजत मुद्राओं का मूल्य भी अधिक नहीं था। यद्यपि देवेश ने ऐसा नहीं किया और परिवार के बाकी सदस्य भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य धन कमाना तो था, परंतु किसी को लूट कर नहीं। औषधियों की किस्त तैयार होते ही रक्षक प्रमुख और अन्य रक्षकों ने एक एक कर हवेली छोड़ना आरंभ कर दिया और गुप्त रूप से इस औषधि को बेचने के लिए नगर में विभिन्न लोगों के घर जाने लगे। औषधीय द्रव्य के बनाने और उसे बेचने में पूरा परिवार किसी यंत्र की तरह कार्य करने लगा। लगभग 1 प्रहर बीतने के बाद अंशुमान ने बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की और विजय को साथ लेकर नगर में घूमने चला गया। अंशुमान के बाहर जाने का किसी ने भी विरोध नहीं किया। वो उसे अब भी मूर्ख ही समझते हैं और उन्हें भय है कि यदि अंशुमान घर में रहा और उन्हें ये औषधि बनाता देखकर और उसके बारे में जानकार भविष्य में उसने किसी अनुपयुक्त व्यक्ति से इसकी चर्चा कर दी तो उनकी पूरी योजना व्यर्थ हो सकती थी। इस प्रकार एक तरह से अंशुमान के बाहर जाने पर उन्हें प्रसन्नता ही हुई। वैसे भी यद्यपि दिलीप की अनुपस्थिति में परिवार की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, परंतु वज्रगिरी नगर अब भी पहले जैसा ही था और परिवार की प्रतिष्ठा अब भी वज्रगिरी में कायम थी। हवेली से बाहर आते ही अंशुमान विजय के साथ नगर की सड़कों पर घूमने लगा। नगर के निवासी पहले तो अंशुमान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु वह इससे प्रसन्न में भी दिखने लगे। नगर का हर व्यक्ति जानता था कि इस अवधि में दिलीप और उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ था। अब जबकि खोया हुआ अंशुमान सुरक्षित वापस आ चुका था तो वह सब लोग उसके लिए प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था कि दिलीप की स्थिति के बारे में सभी नगरवासियों ने एक मौन सहमति बना ली थी। उन्होंने अंशुमान के सम्मुख इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहा। यदा कदा यदि किसी की जीभ फिसल भी गई तो देवेश के संकेतों पर वह चुप हो गया। यद्यपि परिवार वालों को देवेश का निर्देश था, परंतु कदाचित नगरवासी भी अंशुमान को इस विषय में अवगत कराकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। लगभग 1 प्रहर में अंशुमान पूरे नगर में घूम चुका था और नगर के लगभग सभी निवासी यह बात जान गए कि अंशुमान सुरक्षित वज्रगिरी लौट आया है। अंशुमान ने भी यह जानबूझकर किया था। वह जानता था कि शिवदत्त उसके परिवार पर
कोई ना कोई घात अवश्य करेगा और दादाजी की अनुपस्थिति में परिवार अकेले इस समस्या का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में यदि नगर वासियों को अंशुमान के लौट आने की सूचना मिलती है तो वह अंशुमान के लिए शिवदत्त से भिड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। वज्रगिरी नगर नगर प्रमुख के महल के चारों ओर बसा हुआ है। पूरा नगर 2 खंडों उत्तरी और दक्षिणी खंड में बंटा हुआ है। नगर का दक्षिणी खंड व्यापारिक क्षेत्र है, जबकि उत्तरी खंड आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम प्रांत, द्वितीय प्रांत एवं तृतीय प्रांत। प्रथम प्रांत नगर प्रमुख के महल के सर्वाधिक निकट है और व्यापारिक मार्ग के भी। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग व्यापारी हैं और वज्रगिरी नगर के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अंशुमान का घर भी प्रथम प्रांत में ही है। इसके बाद दूसरा प्रांत है, जहां मध्यम वर्गीय परिवारों का वास है। तीसरा प्रांत वज्रगिरी नगर का सबसे दूरस्थ और अराजक स्थान है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांशतः शरणार्थी लोगों का वास है, जो किसी अन्य क्षेत्र से आकर यहां बसे हैं। यह शरणार्थी मात्र प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं, अपितु इस कारण भी शरणार्थी बनने हैं क्योंकि उनके शहरों को या तो दैत्य या दानव योद्धाओं ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था या अपने अधिकार में ले लिया था, और इसी कारण उन्होंने वहां से भागने का विकल्प चुना। पहले प्रांत की उज्ज्वल और सुंदर हवेलियों की तुलना में यहाँ की इमारतें और भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उनकी तुलना दूसरे प्रांत के सामान्य भवनों से भी नहीं की जा सकती। इस समय दूसरे प्रांत की दक्षिण पश्चिम की ओर जाती एक गली में 2 व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहे हैं। विचित्र बात यह है कि इन दोनों व्यक्तियों ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा है, जिस कारण उनका चेहरा दृष्टि में नहीं आ रहा। यह 2 व्यक्ति और कोई नहीं अपितु अंशुमान और विजय हैं। विजय ने खुद यह मुखौटे लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि उसके शब्दों में यदि अंशुमान नहीं चाहता था कि उसका रहस्य दूसरे को पता चले तो उनका छिपना ही श्रेष्ठ था, और अंशुमान ने भी उसके प्रस्ताव का खंडन नहीं किया। विजय, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो घर खरीदा है वह इसी स्थान पर है? अचानक चलते चलते अंशुमान के कदम रुक गए और उसने विजय की ओर देखा। अंशुमान की बात सुनकर विजय स्तब्ध रह गया। झिझकते हुए विजय ने उससे पूछा, छोटे मालिक, क्या आपको यह स्थान पसंद नहीं आया? विजय को डर था कि कहीं उसने गलत स्थान पर तो वह घर नहीं खरीद लिया। पसंद? यह स्थान मेरी पसंद के बिल्कुल उपयुक्त है। यदि तुमने वह घर यहां खरीदा है तो निश्चित ही वह मुझे बहुत ही पसंद आने वाला है। अंशुमान ने चारों ओर देखते हुए कहा। पूरे मार्ग में उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। इसके अतिरिक्त यहाँ की इमारतें बेहद घनी हैं और यहाँ अत्यधिक गलियां और मोद्द हैं। ये जगह उसके लिए सबसे अच्छी पसंद की थी। यदि विजय उसे इस स्थान पर नहीं लाता तो कदाचित उसे कभी भी पता भी नहीं चल पाता कि वज्रगिरी नगर में ऐसा भी कोई स्थान है। जहां तक यहाँ की पतन बर्बादी की कगार के निकट पहुंच चुकी इमारतों की बात है, तो उसे इससे लेश मात्र भी समस्या नहीं थी। अंशुमान की बात सुनकर विजय की सांस में सांस आई। उसे यही लग रहा था कि कहीं अंशुमान उसके द्वारा खरीदे घर को नापसंद ना कर दे। हमें उस घर तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, और मुझे यह भी बताओ कि तुम्हें वह स्थान मिल कैसे गया? चलते चलते अंशुमान ने पूछा। छोटे मालिक, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इस मोड़ से कुछ ही दूर पर वह घर है। विजय ने आगे के मोड़ की ओर संकेत करते हुए कहा। मैंने सुना था कि इस प्रांत में घर बहुत ही सस्ते मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहां घर खरीदा। जो घर मैंने खरीदा है वह वास्तव में बहुत ही सस्ता है। उस घर में सब कुछ है, 4 कमरे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आंगन भी। तुरंत तब भी उसका मूल्य केवल 67 रजत मुद्राएं देनी पड़ी। 67 रजत मुद्राएं? क्या मैं सही सुन रहा हूं? उस घर का मूल्य जानकर अंशुमान अचंभित हो उठा। यह केवल सस्ता नहीं था, यह बहुत ही सस्ता था। जैसे ही अंशुमान और विजय उस मोड़ के पास पहुंचने को हुए, उनकी दृष्टि तेजी से अपने और आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटा दिख रहा है और उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका भार कम से कम 100 किलो तो होगा। हट जाओ, मार्ग छोड़ो। वह मोटा व्यक्ति अंशुमान और विजय को अपने रास्ते में देखकर चिल्लाया।
अंशुमान और विजय उसे इस तरह अपनी तरफ आता देख ठिठक से गए और इससे पहले कि वह दोनों उस व्यक्ति के मार्ग से हट पाते, वह मोटा व्यक्ति सीधे विजय से जा टकराया। इश! विजय ने एक गहरी सांस की भरी। इस टकराव के कारण उसने अचानक एक तीव्र पीड़ा का अनुभव किया। उसे ऐसे लग रहा था मानो किसी दानव पशु ने उस पर आक्रमण किया हो। शैतान! दुष्ट! अंधे हो क्या तुम? देखकर नहीं चल सकते? विजय की आंखें क्रोध से भर गई थीं और अंशुमान की भी। यद्यपि उस मोटे व्यक्ति ने अंशुमान और विजय के क्रोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना संकोच के वह उठ खड़ा हुआ और तत्काल ही पहले से भी अधिक तीव्र गति में दूसरी ओर दौड़ गया। उसकी गति अत्यधिक तीव्र थी, जो कि उसके मोटे शरीर की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत थी। एक क्षण में ही वे लगभग 50 मीटर की दूरी तय कर चुका था। ऐसी कल्पना करना भी कठिन था कि इतना मोटा व्यक्ति इतनी तेज गति से दौड़ सकता है। उसका वेग देखकर अंशुमान और विजय दोनों ही अचंभित रह गए। कितना विचित्र व्यक्ति था! इतने मोटे शरीर के पश्चात भी वह इतनी तीव्रता से कैसे दौड़ सकता है? निश्चित ही वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। अंशुमान ने अपना सिर झटका। वह ना चाहते हुए भी उस मोटे व्यक्ति की प्रशंसा करने से स्वयं को रोक ना पाया। सही कहा छोटे मालिक, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई स्वर हवा में उड़ रहा हो, विजय ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा। उसके विचार इतने उदार नहीं थे। हाँ हाँ, अंशुमान हंसा। चलो अब अपने नए घर को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक विजय चिहुंकते हुए रुक गया और उसके मुख के भाव में परिवर्तित हो गए। क्या कोई समस्या है? विजय की यह अभिव्यक्ति देखकर अंशुमान भी चौंक उठा। छोटा मालिक, मेरे धन की पोटली गायब हो गई है, विजय ने तुरंत कहा और अपने वस्त्रों का निरीक्षण करने लगा। धन की पोटली खो गई? हाँ छोटे मालिक, उसमें अभी भी लौकिक निधियों को बेचकर प्राप्त हुई 45 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अभी तक तो मेरे पास था। अचानक कहां चला गया? विजय परेशान स्वर में बोला और अचानक हैरानी से उसका मुंह खुल गया। वह मोटा व्यक्ति, अंशुमान और विजय ने एक ही समय में कहा। दुष्ट मोटा व्यक्ति, अंशुमान कुढ़ते हुए बोला। मैं स्वयं दूसरों को लूटता हूं और तुमने मुझे लूटने का साहस किया। इस दुस्साहस का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। विजय, मेरे पीछे आओ। कहते हुए अंशुमान ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी जिधर वह मोटा आदमी भागा था। मूर्ख मोटे स्वर, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी तीव्रता से भागे थे। क्रोध में विजय भी चीखा और अंशुमान के पीछे दौड़ने लगा। आगे के मोड़ पर जाकर अंशुमान और विजय को वह मोटा चोर दिखाई दिया। उनके बीच की दूरी पहले ही 200 मीटर से अधिक थी और जब उसने अपने पीछे अंशुमान और विजय को आते हुए देखा तो अपनी गति और अधिक बढ़ा दी। दुष्ट मोटे, वहीं पर रुक जाओ, अंशुमान जोर से गरजा, परंतु चोर कब से ऐसी चेतावनियों पर कान देने लगे। धिक्कार है। अंशुमान ने उस मोटे व्यक्ति को कोसा और पीछा करना जारी रखा। समय बीतता चला गया और उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब अंशुमान और विजय ने उस मोटे व्यक्ति को लगभग खो ही दिया हो। संकरी गलियों में भागते हुए मुद्दना और सिर्फ मुद्दना, वह मोटा व्यक्ति जल्दी से मुड़ा और एक गली में चला गया जो दूसरी दिशा की ओर ले जाती थी। अंशुमान और विजय ने उसका पीछा किया, परंतु जैसे ही वह उस गली में गए, वहां उस मोटे व्यक्ति का कोई भी निशान नहीं मिला। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि अंशुमान और विजय पता चल चुका था कि वे खो चुके हैं। धिक्कार है। अंशुमान ने क्रोध में भूमि पर एक लात मारी। यहाँ की इमारतें अत्यंत घनी हैं और तरह तरह की छोटी छोटी गलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि वह उस मोटे व्यक्ति को ढूंढना चाहते तो यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता। छोटे मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, विजय ने हताश स्वर में अंशुमान से कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, ये सिर्फ कुछ सोने के सिक्के हैं, मुझे इनकी चिंता नहीं है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, अंशुमान ने विजय को सांत्वना देते हुए कहा। अंशुमान को क्रोध स्वर्ण मुद्राएं खोने पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि किसी छोटे मोटे चोर ने उसे लूटा था और बचकर भागने में भी सफल हो गया। दुष्ट मोटे, आज तो तुम भाग गए, लेकिन ज्यादा दिन मुझसे छुप नहीं सकते। जब तक तुम वज्रगिर में हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। ढूंढ तो मैं तुम्हें लूंगा ही।
और फिर तुम्हें बताऊंगा कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। तुम्हारा मुझे लूटने का साहस भी कैसे हुआ? अंशुमान अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जैसे ही अंशुमान की बात समाप्त हुई, उनको पीछे से एक हास्यास्पद स्वर सुनाई दिया। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चौंक उठे। ओह, तो ये तुम हो? उनके सामने गली के प्रवेश द्वार पर एक मोटा सा युवक खदीदा दिख रहा है, जिसने एक घिसा पिटा हरे रंग का चोगा पहना हुआ है। उसका चेहरा अत्यंत कोमल है, जिस पर चंचलता नाच रही है। उसकी लंबी और संकरी आंखें एक पतली रेखा में संकुचित हो गईं, जिनमें अंशुमान और विजय के लिए घृणा भरी हुई साफ दिख रही है। उसकी आयु मात्र 13 या 14 वर्ष की रही होगी, परंतु उसका भार निश्चित रूप से 150 किलो से भी अधिक होगा। उसे देखकर अंशुमान के मुख पर मुस्कान आ गई। उसने उस मोटे को देखकर कहा, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हें अत्यधिक साहस है। तुम पहले ही मुझसे बचकर भाग चुके थे, परंतु फिर भी मेरे सम्मुख आने का साहस कर रहे हो। क्या तुम्हें भय नहीं है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा? अवश्य, मैं तुम्हारे दंड की ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। वह मोटा बालक हंसते हुए बोला, जिससे अंशुमान की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने मेरे मुद्राओं की पोटली चुराई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें दंड देने का अधिकार है? अंशुमान अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए मुस्कुराया। वह मोटा बालक मुस्कुराया और अपने हाथ को हवा में लहराने लगा। एक क्षण में ही उसके अगल बगल 7-8 और आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से कोई भी 15 या 16 वर्ष से अधिक आयु का नहीं था, जबकि अधिकतर की वय 10 से 12 साल के मध्य में रही होगी। उन सभी की आंखों में अंशुमान और विजय के प्रति घृणा का भाव भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक उसी समय अंशुमान को अपने पीछे भी कुछ हलचल सी महसूस हुई, और जैसे ही वह निरीक्षण करने के लिए उस ओर मुड़ा तो उसने पाया कि गली का वह छोर भी 7 या 8 लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। कौन है ये मोटा बच्चा जिसने अपने साथियों के साथ अंशुमान और विजय को घेर लिया है? क्यों एक बार बचकर निकल जाने पर भी वह पुनः लौट आया? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तुमने मेरे पैसों की पोटली चुराई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए? अंशुमान अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए मुस्कुराया। वह मोटा बालक मुस्कुराया और अपने हाथ को हवा में लहराने लगा। एक क्षण में ही उसके अगल बगल 7-8 और आकृतियां दिखाई दी। उनमें से कोई भी 15 या 16 वर्ष से अधिक आयु का नहीं दिख रहा, जबकि अधिकतर की उम्र 10 से 12 साल के बीच में रही होगी। आप सभी की आंखों में अंशुमान और विजय के प्रति घृणा का भाव भरा हुआ दिख रहा है। ठीक उसी समय अंशुमान को अपने पीछे भी कुछ हलचल सी महसूस हुई, और जैसे ही वह निरीक्षण करने के लिए उस ओर मुड़ा तो उसने पाया कि गली का वह छोर भी 7 या 8 लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इस दृश्य ने अंशुमान को स्तब्ध कर दिया। कमीने मोटे, तुम करना क्या चाहते हो? इन लोगों ने हमें घेर क्यों रखा है? विजय उस मोटे बालक को देखकर गरजते हुए बोला। उसे उसका उद्देश्य शुभ प्रतीत नहीं हो रहा। उसे अपनी चिंता नहीं थी, परंतु वह अंशुमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। यद्यपि वह जानता था कि अंशुमान मूर्ख नहीं है, तब भी वह यह नहीं जानता था कि अंशुमान भी कलरीपायटू का प्रशिक्षण ले रहा है। छुटकू मालिक, मेरे इन मित्रों को देखकर कहीं विस्मय में तो नहीं पड़ गए ना? क्या अब भी आप मुझे कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं? विजय की गर्जना पर मोटे बालक ने कोई ध्यान नहीं दिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अंशुमान से पूछा। हाँ। उस मोटे की बात सुनकर अंशुमान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि यह चोर अकेला नहीं है, बल्कि वास्तव में उसने अपना एक बड़ा सा दल भी बनाया हुआ है। यद्यपि चोरों का यह दल संख्या में बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी अंशुमान को उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अचानक उस मोटे बच्चे की अभिव्यक्ति पुनः बदल गई और उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव उमड़ पड़ा। पीछा करो और पकड़ लो इन दोनों को। तुम्हें क्या लगता है कि भीम को पकड़ना इतना सरल कार्य है? क्या तुम्हें वास्तव में यह लगता है कि तुम दोनों कायर मुझे पकड़ सकते हो? यदि मुझे तुम्हें हमारे सेनापति को नहीं सौंपना होता तो मुझे पकड़ना तो दूर, अब तक तुम दोनों जीवित भी नहीं होते। तुम्हें क्या लगा कि भीम को पकड़ना इतना सरल है? मेरी आधी गति में भी तुम मुझसे पिछड़ गए थे। वह मोटा बालक अंशुमान और विजय की ओर देखकर घृणायुक्त स्वर में बोला।
मोटे बालक की बात सुनकर अंशुमान एक क्षण को स्तब्ध रह गया। तो इसका यह अर्थ ये हुआ कि यह हमें यहां जानते बूझते लाया है। इसका उद्देश्य हमसे पीछा छुड़ाना नहीं, अपितु हमें अपने पीछे पीछे यहां तक लाना था। और यह क्या कह रहा है? आधी गति? क्या यह दुष्ट इससे भी तीव्र गति से दौड़ सकता है? अंशुमान ने आश्चर्यपूर्वक मन ही मन सोचा, परंतु अगले ही क्षण उसके अधरों पर मुस्कान थिरकने लगी। तो कहो, तुम हमें यहां जानबूझकर लाए हो, है ना? अंशुमान ने छोटे बालक की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में पूछा। ओह, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझा था, परंतु तुम तो अत्यंत बुद्धिमान निकले। मोटा बालक व्यंग्यपूर्वक हंसा, यद्यपि उसके स्वर और आंखों में अब भी घृणा का ही भाव दिख रहा है। तो मुझे बताओ कि हमें यहां लाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम हमसे क्या चाहते हो? अंशुमान ने विस्मित होकर उस मोटे बालक से पूछा। उद्देश्य क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मुझे लगता है कि तुम मुझसे अधिक और भली भांति यह जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मोटे बालक के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह उभरे। उसने क्रुद्ध होकर अंशुमान की ओर संकेत किया और दहाड़ते हुए कहा, मेरे क्षेत्र में आकर ऐसा अनाचार करने का तुम्हारा दुस्साहस हुआ भी कैसे? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे क्षेत्र में आकर यहां अत्याचार करोगे और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा? मुझे बताओ कि तुम उन लड़कियों को कहां ले गए, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से पृथक कर दिया जाएगा। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अंशुमान ने चौंकते हुए कहा। उन्हीं लड़कियों के बारे में जिनको तुम यहां से ले गए थे, वह मोटा बच्चा दांत पीसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अंशुमान और विजय दोनों ही दंग रह गए। उन दोनों ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह मोटा बालक किस विषय में बात कर रहा है। देखो, तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम हमें कोई और ही समझ रहे हो। हम यहां से किसी लड़की को लेकर नहीं गए हैं। अंशुमान ने उस मोटे बच्चे को देखते हुए शांत स्वर में कहा। तुम शैतान दुष्ट कहीं के। अंशुमान की बात सुनकर उस मोटे बच्चे के चेहरे पर निर्ममता और क्रूरता का भाव चमक उठा। क्रोध में अपने दांत पीसते हुए उसने अंशुमान से कहा, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। प्रतीत होता है कि तुम मुझे इस विषय में बताना नहीं चाहते, परंतु तुम्हारा मुंह तो मैं कैसे भी खुलवा ही लूंगा। यदि अधिक प्रताड़ना नहीं सहना चाहते हो तो सीधे सीधे बता दो कि वह लड़कियां कहां हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कौन सी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। मोटे बच्चे की बात सुनकर विजय चिढ़ते हुए बोला, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें कैद करने के पश्चात हमारे पास तुमसे सच उगलवाने के बहुत से तरीके होंगे। वह मोटा बालक एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला, परंतु मेरा सुझाव यही है कि यदि अधिक प्रताड़ना नहीं सहना चाहते हो तो साफ साफ बता दो कि वह लड़कियां कहां हैं। अरे भाई, कौन सी लड़कियां? हमने तुमसे पहले ही कह दिया है कि हम नहीं जानते हैं कि तुम कौन सी लड़कियों के विषय में बात कर रहे हो। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है और अब तुम हमें अकारण ही परेशान कर रहे हो। मोटे आदमी की बात सुनकर विजय चिढ़ते हुए बोला, परेशान तो हम अब करेंगे। उस मोटे बच्चे ने अपने दांत पीसते हुए कहा और अपने साथियों की ओर संकेत करते हुए बोला, यह लोग इतनी सरलता से हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जाओ और इन्हें पकड़ लो। इनका मुंह खुलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। रुको! उन लोगों को अपनी ओर बढ़ता देखकर अंशुमान ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। क्यों? क्या तुम हमें बताने वाले हो कि वह लड़कियां कहां हैं? मोटे बच्चे ने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया और अंशुमान को घूरने लगा। वह सब बाद की बातें हैं। पहले मुझे यह बताओ, तुमने अभी अभी क्या कहा? कौन सी लड़कियां? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मुझे पूरा प्रकरण समझाओ। अंशुमान ने उस मोटे बच्चे से कहा। उसकी बात सुनकर जहां एक ओर वह आश्चर्यचकित था, तो वहीं इस प्रकरण को जानने के लिए उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। क्या तुम मेरे साथ परिहास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मोटा बालक सचमुच क्रोध में दिखने लगा। तुम्हें यह क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ परिहास कर रहा हूं? तुम लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूं? परंतु जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, तो तुम हमारी हत्या करने को लेकर पूर्णतः कटिबद्ध हो।
तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मरने से पूर्व हमें झांत होना चाहिए कि हमें क्यों मारा जा रहा है? स्पष्टता के साथ मरना हमारे लिए सरल होगा, है ना? तो फिर मुझे बताओ कि उन लड़कियों के साथ क्या समस्या है जिनका तुमने अभी उल्लेख किया था? अंशुमान ने झुंझलाहट के साथ उस मोटे बच्चे की ओर देख कर कहा। यद्यपि उस बच्चे के पक्ष में बहुत से लोग खड़ी डीहे हैं, परंतु अंशुमान जानता था कि वह सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। अंशुमान इस समय अपने तीसरे चक्र को जागृत कर रहा है, जबकि विजय भी अपने मणिपुर चक्र के 8वें स्तर में है। ये लोग उन दोनों के सामने कहीं नहीं ठहरते और वह दोनों जब चाहे उन सभी को पीट कर यहां से सुरक्षित निकल सकते थे, परंतु अंशुमान बिना कारण उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, कम से कम किसी भ्रांति के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, स्वांग भर लेते हो, अपना यह नाटक जारी रखो, मोटे बच्चे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं भला नाटक किस लिए करूंगा? मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। अंशुमान ने उसकी बातों की उपेक्षा करते हुए उत्सुक भाव से कहा। उचित है, यदि तुम अपना अपराध मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। उसके पश्चात तुम यह भी नहीं कह पाओगे कि मैंने मिथ्या आरोप तुम्हारे सिर पर मढ़ा है या तुम किसी ऐसे कृत्य के लिए मार दिए गए जो तुमने किया ही नहीं था। तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हारे अपराध तुम्हारे सम्मुख लाकर तुम्हें आश्वस्त अवश्य करूंगा, मोटा बच्चा अपने दांत पीसते हुए बोला। पिछले कुछ दिनों से वज्रगिरी में, विशेषकर तीसरे प्रांत में युवतियों की अपहरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब भी पिछले कुछ ही दिनों में तीसरे प्रांत से 3 युवतियां लापता हो गई हैं। उन सभी की आयु 15 से 16 वर्ष के मध्य है और मुझे यह विश्वास है कि उनके अपहरण की घटना में तुम भी सम्मिलित हो। उस मोटे बालक ने एक क्रोध भरी दृष्टि अंशुमान पर डालकर कहा। तो क्या अब भी तुम ये कहने का साहस करते हो कि तुम वो नहीं हो जिसकी हमें तलाश है? क्या तुम सुंदर युवतियों का अपहरण करने के पश्चात उन्हें बेचने वाले नीच प्राणी नहीं हो? क्या तुम वो नहीं हो जो इन संभ्रांत युवतियों को देह व्यापार में धकेलने वाले हैं? वह मोटा बालक अपने प्रत्येक शब्द को चबा चबा कर बोलता जा रहा था। उसके शब्दों में छपी घृणा को अंशुमान और विजय ने भी अनुभव किया। यही नहीं, वह दोनों उसकी बात सुनकर अचंभित भी हो उठे। क्या वज्रगिरी में युवतियों का अपहरण हो रहा है? उसकी बात सुनकर अंशुमान के हाव भाव भी परिवर्तित हो गए। क्यों? क्या अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है? तुम्हारा भेद खुल चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि चुपचाप हमें बता दो कि वह अपहरण की गई युवतियां कहां हैं। मोटा बच्चा क्रुद्ध स्वर में बोला। चलो, मान लिया कि युवतियां को अपहरण हो रहा है, परंतु मोटे, मुझे यह बताओ, तुम्हारे यह कहने के पीछे आधार क्या है कि यह सब मैंने ही किया है? अंशुमान ने उस मोटे की ओर देखकर पूछा। अपनी जीभ संभालो, तुम्हें मुझे मोटा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा एक नाम है और मेरा नाम भीम है। अंशुमान की बात सुनकर वह मोटा क्रोध भरे स्वर में गरजा। कदाचित अंशुमान द्वारा स्वयं को मोटा कहना उसे पसंद नहीं आया था। उसके बात सुनकर अंशुमान मुस्कुरा दिया, परंतु विजय ठहाका मारकर हंस पद्दा। हंसो हंसो, जी भर के हंसो, वैसे भी यह तुम्हारे जीवन की अंतिम हंसी होने वाली है, भीम ने विजय को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें क्रूर भावों से भरी हुई थीं, मानो वो विजय को कच्चा ही चबा जाएगा। ठीक है, हम नहीं हंसेंगे, अंशुमान बोला। क्या नाम बताया तुमने अपना? भीम, है ना? तो भीम, मुझे यह बताओ कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि हमने ही उन लड़कियों का अपहरण किया है? भीम पुनः गरजते हुए बोला। तुम दोनों के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? अंशुमान शांत स्वर में बोला। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे इस विश्वास का कारण क्या है। पहले स्वयं को देखो। तुम दोनों निश्चित ही किसी धनी परिवार से हो। तुम्हारा निवास पहले प्रांत में है, फिर भला तुम तीसरे प्रांत में बने इस शरणार्थी शिविर में क्या कर रहे हो? इसके अतिरिक्त दिन के प्रकाश में यह मुखौटा पहनने का क्या अर्थ है? भीम ने कहा। इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम्हें अपनी पहचान जाहिर होने का भय है ना? भीम की बात सुनकर अंशुमान हंस दिया और बोला, यद्यपि तुम्हारा विश्लेषण मुझे समझ में आ रहा है, परंतु साक्ष्य का क्या? क्या तुम्हारे पास हमारे विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य है? बिना साक्ष्य के हम पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा, है ना? अंशुमान की बात सुनकर भीम अवाक रह गया।
अंशुमान ने फिर कहा, इसके अतिरिक्त तुमने मेरा धन चुराया है और अभी भी वह तुम्हारे पास ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें पकड़कर न्याय के लिए नगर प्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए? शैतान, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे धन के लिए यह सब किया? मुझे पूरा विश्वास है कि यह तुम्हारा ही कार्य है। भीम क्रुद्ध स्वर में बोला और अपने साथियों को इशारा किया, तुम लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? शीघ्रता से इन्हें पकड़ो ताकि इन्हें सेनापति जी के सामने प्रस्तुत किया जा सके। विजय, प्रयत्न करना कि उन्हें अधिक चोट न पहुंचे, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विजय से कहा। वो नहीं जानता था कि यह लोग कहां से आए हैं, परंतु इनमें से अधिकतर 11 से 14 वर्ष के किशोर बालक हैं। वह इन बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु इसके विपरीत भीम के पक्ष ने तनिक भी संकोच नहीं किया और अंशुमान और विजय पर आक्रमण करने के लिए गली की दोनों ओर से लगभग 8 लोग उनकी ओर बढ़ने लगे। भीम, रुक जाओ! उसी समय भीड़ के पीछे से अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी। इस युवा और कोमल स्वर में अत्यंत शालीनता थी, जिसके कारण अंशुमान और विजय की ओर बढ़ रहे लोगों ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। अंशुमान ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक लड़का दिखाई दिया। वह लड़का लगभग 1.25 मीटर लंबा दिख रहा है और उसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। स्पष्ट रूप से उस लड़के का कद थोड़ा छोटा है, परंतु उसका चेहरा अत्यंत कोमल और सुंदर है। उसकी आंखों को देखते हुए उनको एक विचित्र सा अनुभव हुआ। वो आंखें शांत और भावहीन हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वह लड़का समय से पहले ही परिपक्व हो चुका है। उसकी आयु के साथ आंखों की ऐसी गंभीरता असंगत जान पर डीडीएच रही है। कौन है ये लड़का और क्या विशेष है इसमें? ऐसा क्या है जो यह इतनी छोटी उम्र में ऐसा बन गया है? अंशुमान के मन में विचार आया उस लड़के के बारे में और अधिक जानने के लिए। सेनापति, आप यहां क्यों आ गए? उस छोटे लड़के को देखकर भीम पहले तो अचंभित हो उठा, परंतु फिर अंशुमान और विजय की ओर इशारा करते हुए बोला, वैसे आप सही समय पर आए हैं। हमने उन शैतानों को ढूंढ लिया है। क्या है वज्रगिरी से लाडेचकियों के गायब होने का रहस्य? क्यों भीम, यह अपराध अंशुमान और विजय के सिर मढ़ रहा है। और ये नया बच्चा कौन है जिसे भीम सेनापति कह रहा है? सेनापति, आप यहां क्यों आ गए? उस छोटे लड़के को देखकर भीम पहले तो अचंभित हो उठा, परंतु फिर अंशुमान और विजय की ओर इशारा करते हुए बोला, वैसे आप सही समय पर आए हैं। हमने उन शैतानों को ढूंढ लिया है। भीम की बात सुनते ही अचानक अंशुमान की चेतना लौटी और उसने छोटे लड़के की ओर देखा। संयोग से उस छोटे लड़के ने भी उसी समय अंशुमान को देखा और दोनों की दृष्टि आपस में मिल गई। छोड़ दो उन दोनों को, ये दोनों वो नहीं है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। छोटे लड़के की शांत और दृढ़ आवाज सुनाई दी। क्या? यह सुनकर भीम दंग रह गया। सेनापति, आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों वो नहीं है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों प्रांतों में आमतौर पर कोई अजनबी नहीं होता और यह दोनों तो दिन में ही मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो और कौन है? भीम ने उस छोटे लड़के की ओर देखकर पूछा। भीम की बात सुनकर अंशुमान मुस्कुरा दिया। उसने छोटे लड़के को दिलचस्पी से देखा और पूछा, भीम का कहना सही है। हमारी परिस्थितियां वास्तव में संदेहजनक हैं। हम दिन के प्रकाश में भी अपनी पहचान छिपाने के मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, तो तुम इतने निश्चित कैसे हो कि यह हमने नहीं किया है? यदि वो दोषी वास्तव में हम हुए तो क्या तुम्हारे लिए हमको जाने देना उचित होगा? नहीं, वो तुम नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो तुम नहीं हो, छोटे लड़के ने शांत स्वर से कहा। उसके शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर अंशुमान के शरीर में भी सिहरन दौड़ गई। उसने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? हां, मैं जानता हूं, वह छोटा लड़का बोला। यदि मैं किसी से एक बार मिल लेता हूं तो फिर भले ही वह अपना चेहरा ढक ले या फिर अपनी आवाज बदल ले, मैं उसे प्रत्येक परिस्थिति में पहचान लेता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस क्षेत्र में तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे अवश्य चौंका दिया, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा कृत्य कभी नहीं करोगे। वास्तव में संपूर्ण वज्रगिरी में केवल एक तुम ही हो जिसके विषय में मैं ऐसा कह सकता हूं। उस लड़के की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई है, परंतु उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा। भीम और उसके साथी जहां यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, वहीं अंशुमान और विजय के भाव भी बदल गए।
छोटे मालिक। विजय ने अंशुमान को गंभीरता से देखा। वह अकेला था जो अंशुमान के रहस्य को जानता था, परंतु अब यह लड़का। दूसरी ओर अंशुमान उस छोटे से लड़के को घूरता रहा। उसे याद नहीं आ रहा कि क्या वो इस लड़के को जानता है। क्या तुम भयभीत नहीं हो कि मैं अपना रहस्य बनाए रखने के लिए तुम्हें मार सकता हूं? अंशुमान ने उसे देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा। तुम में ऐसा करने की शक्ति नहीं है? वह बच्चा पहली बार मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। तुम मात्र एक बालक हो। अंशुमान की बात सुनते ही भीम और उसके लोग क्रोधित होकर अंशुमान की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छोटे लड़के ने उन्हें रोकते हुए अंशुमान से कहा, मेरा विश्वास करो, यदि तुम चाहोगे भी तो मुझे मार नहीं पाओगे। क्या मात्र इसलिए कि तुम्हारे पास छोटे छोटे बालकों का एक दल है? अंशुमान हंसा और भीम तथा अन्य लड़कों की ओर देखने लगा। नहीं, मैं अपनी शक्ति के विश्वास पर कर रहा हूं। अपनी शक्ति के विश्वास पर? अंशुमान चौंका। एक बार तुम्हारे दादाजी ने मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। कभी भी अपनी आंखों पर अधिक विश्वास मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। जैसे कि अभी अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूं, तो तुम गलत हो। यदि मैं तुम्हारी वास्तविकता नहीं जानता और तुम्हें मेरे सम्मुख लाया गया होता, तो मुझे डर है कि तुम्हें यह भी पता नहीं चलता कि तुम्हें किस प्रकार मारा गया था। उस छोटे लड़के की बात सुनकर अंशुमान का दिल दहल गया। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि तुम्हारा रहस्य मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कहते हुए उस लड़के ने भीम की ओर देखा और कहा, भीम, उन्हें उनके धन की पोटली लौटा दो और उन्हें यहां से जाने दो। और हां, भविष्य में प्रथम प्रांत में भी उनके लिए कोई समस्या खड़ी मत करना। इतना कहकर वह लड्डचका वहां और अधिक नहीं रुका और जाने लगा। अंशुमान उत्सुक दृष्टि से उस लड्डके को ही एकटक देखता जा रहा है। वास्तव में अंशुमान उस लड्डके के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठा था। वैसे तुमने मुझे अभी अपना नाम नहीं बताया है, क्या यह असभ्यता नहीं है? जो भी हो, अभी मैं तुम्हारा अतिथि हूं। अंशुमान उस धुंधली होती हुई आकृति की ओर देखकर चिल्लाया। देवेंद्र! उस छोटे लड़के ने पलटकर कहा और एक गली में जाकर अदृश्य हो गया। तुम दोनों वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो कि सेनापति जी ने तुम्हें छोड़ने का आदेश दे दिया। यद्यपि उन्होंने भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए मना किया है, परंतु यदि मुझे पता चला कि तुम यहां कुछ गलत काम कर रहे हो, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अचानक भीम ने कहा और एक पोटली विजय के सामने फेंक दी। यह लो तुम्हारे मुद्राएं, 45 सोने के सिक्के। वास्तव में तुम काफी धनी परिवार से हो। तीसरे प्रांत में इतना धन लेकर आने का परिणाम जानते हो। तुम सेनापति जी के परिचित हो, इसलिए एक सलाह देता हूं, भविष्य में इतना धन लेकर यहां मत आना और जो भी लाना उसे छुपा कर लाना। यदि हम तुम्हारा धन नहीं छीनेंगे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि और कोई भी नहीं छीनेगा। भीम ने विजय से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। रुको! भीम को यूं जाने के लिए मुड़ता देखकर अंशुमान ने उसे रोका। अब क्या हुआ? तुम्हें और भी कुछ कहना है? भीम ने मुड़कर पूछा। क्या तुम्हारा वह सेनापति वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अंशुमान ने विस्मय के साथ पूछा। वह देवेंद्र की शक्ति के बारे में उत्सुक था। उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर अंशुमान कह सकता था कि उसकी आयु 13 वर्ष से अधिक नहीं है। इस आधार पर उसने अभी तक कलरीपायटू का प्रशिक्षण भी आरंभ नहीं किया होगा। परंतु देवेंद्र के आत्मविश्वास को देखते हुए अंशुमान जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। अंशुमान उसके इस विश्वास का कारण जानने के लिए वास्तव में अत्यधिक उत्सुक हो उठा था। हाँ हाँ हाँ, भीम ने एक ठहाका लगाया और अंशुमान की ओर देखते हुए बोला। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सेनापति तुमसे झूठ बोल रहे हैं? उसकी आंखों में तिरस्कार के भाव दिख रहे हैं। मैं बस मात्र उत्सुक हूं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्सुक, जिज्ञासु? भीम हंसा। उचित है, तो तुम्हारी शंका का समाधान भी मैं कर ही देता हूं। हमारे सेनापति दूसरे स्तर के योद्धा हैं। वह अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर रहे हैं। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सेनापति जी का सामना कर सकते हो? भीम के इतना कहते ही वह और उसके साथी ठहाका लगाकर हंस पड़े।
स्वादिष्ठान चक्र दूसरा स्तर। यह सुनकर अंशुमान और विजय दोनों चौंक उठे। अंशुमान के अनुसार देवेंद्र की वर्तमान आयु में उसे अभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के मूल आधार शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता थी, परंतु अप्रत्याशित रूप से वह पहले ही दूसरे स्तर में प्रवेश कर स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर रहा है। एक 12 या 13 वर्ष का दूसरे स्तर का योद्धा। यक्षलोक तो क्या, कदाचित पूरे यक्षाण में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। परंतु अंशुमान ने अपना सिर्फ झटकते हुए कहा, उससे ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो? अंशुमान की बात सुनकर भीम क्रोधित होकर गरजा, मैं बस तुम्हारे सेनापति के लिए खेद का अनुभव कर रहा हूं। अपने स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से भविष्य में कुछ अप्रतिम कर दिखाएगा, परंतु दुर्भाग्य से वह ऐसे समय में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण कर रहा है, जबकि उसे अपनी मूल आधार शक्ति को बढ़ाना चाहिए था। यदि वर्तमान में वह अत्यंत शक्तिशाली दृष्टिगत होता है, परंतु निश्चित रूप से ही वह भविष्य में अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। अंशुमान ने अपनी हताशा का कारण भीम को बताया। आध्यात्मिक ऊर्जा की मूल आधार शक्ति प्रत्येक योद्धा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक चक्रों में स्थानांतरित करने से पूर्व योद्धा को अपनी चेतना को जगाना पड़ता है, और व्यक्ति अपनी जितनी प्रतिशत चेतना को जागृत करता है वही उसकी मूल आधार शक्ति बनती है। इसी मूल आधार शक्ति के आधार पर यह तय होता है कि योद्धा किस स्तर के युद्ध कला और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक तरह से योद्धा की जीवन रेखा होती है जो उसका भविष्य निर्धारित करती है। अंशुमान के विचार में यदि देवेंद्र इतनी कम आयु में ही दूसरे स्तर का योद्धा बन चुका है, तो निश्चित रूप से उसने अपनी मूलाधार शक्ति के विकास को छोड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण करवाना शुरू कर दिया होगा। अन्यथा 12 या 13 वर्ष की आयु में वह ऐसी साधना कैसे प्राप्त कर सकता था? इतनी कम आयु में ऐसी उपलब्धि असाधारण थी, बल्कि असंभव थी। अपना चिंतन तुम अपने पास ही रखो, ठीक है? अंशुमान की बात सुनकर भीम क्रोधित हो गया और अंशुमान पर गरजते हुए बोला, तुम स्वयं को समझते क्या हो? किसी ने सही कहा है, बाज की महत्वाकांक्षा को कोई साधारण मुर्गा नहीं समझ सकता। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सेनापति जी इतने अदूरदर्शी व्यक्ति हैं कि अपनी मूलाधार शक्ति का विकास छोड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण करना शुरू कर देंगे? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सेनापति जी एक अद्वितीय योद्धा है। उनकी मूल आधार शक्ति 90% से भी अधिक है, और ऐसा योद्धा मात्र यक्षलोक तो क्या, संपूर्ण यक्षाण में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। भीम के शब्दों से अंशुमान अचंभित रह गया। वह चाहकर भी भीम की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 90% से अधिक मूल आधार शक्ति और मात्र 13 वर्ष की आयु में दूसरे स्तर का योद्धा, यह अविश्वसनीय था। वास्तव में यह असंभव था। इतना ही नहीं, हमारे सेनापति सभी युद्ध कौशलों में सफलता के स्तर पर हैं, और 2 युद्ध कौशलों में तो बड़ी सफलता का स्तर तक प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सेनापति जी को हरा सकते हो? अगर वह चाहे तो तुम्हें क्षण भर में ही मार सकते हैं, भीम क्रोधित स्वर में बोला। भीम की बातें सुनकर अंशुमन का सिर चकराने लगा। वही स्थिति विजय की भी थी। युद्ध कौशलों को 4 वर्गों में बांटा गया है: मानवीय, लौकिक, अलौकिक और दिव्य युद्ध कौशल। इनमें से प्रत्येक के 5 चरण होते हैं: प्रवेश, छोटी सफलता, सफलता, बड़ी सफलता और सिद्धहस्त होना। युद्ध कौशल का स्तर और चरण जितना अधिक होगा, वह उतना ही घातक और शक्तिशाली होता है, और उतना ही कठिन उसे साधना भी होता है। विजय का खड्ग युद्ध कौशल पहले ही बड़ी सफलता के चरण में पहुंच चुका है, और यही एकमात्र युद्ध कौशल था जिसमें उसे इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। परंतु देवेंद्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसने कौन से युद्ध कौशल का अभ्यास किया है, परंतु इतनी छोटी आयु में किसी भी युद्ध कौशल को बड़ी सफलता के स्तर तक ले जाना अत्यधिक कठिन कार्य है। युद्ध कौशल को विकसित करने के लिए केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, अपितु उस युद्ध कौशल को समझने की भी आवश्यकता पड़ती है। युद्ध कौशल को सिद्ध करने के लिए इसके रूप को समझने के साथ साथ योद्धा को दृढ़ उद्देश्य और इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है।
इसके लिए प्रतिभा, समझ और उससे भी अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर योद्धा अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध कौशल को सफलता के स्तर तक विकसित करने में सक्षम नहीं होते हैं। युद्ध कौशल को सफलता के स्तर तक ले जाना अत्यंत कठिन होता है, परंतु भीम के अनुसार देवेंद्र ने मात्र 12 या 13 वर्ष की आयु में ही 2 युद्ध कौशलों को सफलता के स्तर तक विकसित कर लिया है। भले ही यह निम्नतम स्तर का मानवीय युद्ध कौशल रहा हो, परंतु फिर भी इतनी कम आयु में सफलता का स्तर प्राप्त कर पाना वास्तव में असंभव ही प्रतीत होता है। यदि ऐसी असंभव बात लोगों को पता चलती है तो उनका चौंकना स्वाभाविक ही था। कुएं के मेंढकों को पता नहीं होता कि कुएं के बाहर भी एक विश्व बसता है। भीम ने अंशुमान और विजय पर व्यंग किया और एक ओर बढ़ चला। भीम, कुछ क्षण रुको। अंशुमान ने पुनः उसे रोका। अब और क्या जानना चाहते हो? भीम ने एक चिढ़ के साथ पूछा। अपने सेनापति के विरुद्ध अंशुमान का व्यवहार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यदि उसे पता नहीं होता कि अंशुमान उसके सेनापति का परिचित है तो कदाचित वह उस पर ध्यान भी नहीं देता। मुझे बस एक अंतिम बात जाननी है, तुम्हारा यह सेनापति, इसकी आयु कितनी है? अंशुमान ने भीम की घृणा की उपेक्षा करते हुए अत्यंत सरलता से पूछा। अभी 3 दिन पहले ही हमारे सेनापति जी ने अपना 11वां जन्म दिवस मनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि उनकी आयु कितनी होगी? इतना कहकर भीम अपने साथियों को साथ लेकर वहां से चला गया। परंतु उसकी बात सुनकर अंशुमान और विजय अचंभित हो उठे। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अंशुमान ने सोचा था कि देवेंद्र कम से कम 12 या 13 वर्ष का तो होगा, लेकिन उसे यह आशा भी नहीं थी कि वास्तव में उसकी आयु मात्र 11 वर्ष होगी। 11 वर्ष और 3 दिन की आयु और 90% से भी अधिक मूलाधार शक्ति। 11 वर्ष की आयु में ही द्वितीय स्तर का योद्धा। मात्र 11 वर्ष की आयु में सभी युद्ध कौशल सफलता के स्तर पर और उनमें से 2 में बड़ी सफलता के स्तर पर। 11 साल का बालक और इतनी बड़ी उपलब्धियां। ये मानव नहीं है, ये कोई राक्षस है। अंशुमान का पूरा शरीर कांप उठा। कौन है ये देवेंद्र और क्या है उसकी शक्ति का रहस्य? कैसे वो अंशुमान की वास्तविक पहचान जानता है? क्या वो अंशुमान के लिए किसी प्रकार का संकट है? अंशुमान ने सोचा था कि देवेंद्र कम से कम 12 या 13 वर्ष का तो होगा, लेकिन उसे यह आशा भी नहीं थी कि वास्तव में देवेंद्र की आयु मात्र 11 वर्ष होगी। 11 वर्ष और 3 दिन की आयु और 90% से भी अधिक मूलाधार शक्ति। 11 वर्ष की आयु में ही द्वितीय स्तर का योद्धा। मात्र 11 वर्ष की आयु में सभी युद्ध कौशल सफलता के स्तर पर और उनमें से 2 में बड़ी सफलता के स्तर पर। 11 वर्ष का बालक और इतनी बड़ी उपलब्धियां। ये मानव नहीं है, ये कोई राक्षस है। अंशुमान का पूरा शरीर कांप उठा। भले ही देवेंद्र, भीम और बाकी सभी लोग वहां से जा चुके थे, परंतु एक लंबे समय तक अंशुमान अचेतन अवस्था में एक स्थान पर खड़ा रहा। अंशुमान देवेंद्र की वर्तमान क्षमता पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व अंशुमान ने कभी किसी मेधावी छात्र के बारे में नहीं सुना था। वह जानता था कि यक्ष गुरुकुल में कई छात्र सामान्य योद्धाओं की अपेक्षा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तीव्रता से आगे की ओर बढ़ाते हैं, परंतु उसे विश्वास था कि देवेंद्र ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था। देवेंद्र मात्र 11 वर्ष का है और दूसरे स्तर का योद्धा है, जबकि अधिकांश बच्चे 13 वर्ष की आयु के बाद अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने सोचा कि देवेंद्र कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि किसी राक्षस का पुनर्जन्म है जो अपने शक्तियों के साथ ही पैदा हुआ है। इतनी अधिक शक्ति, इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और वह भी मात्र 11 वर्ष की आयु में, यह अविश्वसनीय था। यद्यपि छाया ने तुरंत उसके इस विचार को खारिज कर दिया। छाया के अनुसार पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। अंशुमान जितना देवेंद्र के बारे में सोचता जाता, उतना ही अधिक आश्चर्य में पड़ जाता। उसे विश्वास था कि यदि उसके पास शक्ति यंत्र की शक्ति नहीं होती तो वह देवेंद्र के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। राक्षस! अंशुमान ने एक गहरी सांस के साथ कहा। उसने अपने बगल में खड़े विजय को देखकर कहा, विजय,
इन दोनों के बारे में सूचना एकत्र करो, विशेषकर वह देवेंद्र। मुझे उसके बारे में प्रत्येक सूचना चाहिए। जी छोटे मालिक, विजय ने उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त उन लड़कियों के बारे में भी पता लगाओ। मुझे जानना है कि मेरी अनुपस्थिति में वज्रगिरी में क्या क्या हो रहा है। अंशुमान गंभीर स्वर में बोला। जी छोटे मालिक, विजय ने पुनः उत्तर दिया। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। अभी हमने अपना नया मकान भी नहीं देखा है, उसी ओर चलते हैं। अंशुमान ने एक अंतिम दृष्टि उस गली में डाली जहां देवेंद्र अदृश्य हुआ था और मुड़कर एक और जाने लगा। विजय बोलते हुए झिंझका। अब क्या हुआ? छोटे मालिक, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। हम बेतहाशा उस मोटे भीम के पीछे दौड़ते हुए यहां तक आए थे, परंतु अब मुझे वापस जाने का मार्ग याद नहीं है। कहते हुए विजय ने अपना सर झुका लिया। तीसरे प्रांत की दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती हुई एक गली में भीम देवेंद्र के पीछे पीछे चलता जा रहा है। सेनापति, अभी जो व्यक्ति हमको मिला था, क्या आप उसे जानते हैं? भीम ने उत्सुकता से देवेंद्र को देखते हुए पूछा। कदाचित यह पहली बार था जब उसने अपने सेनापति को अपने अतिरिक्त किसी और से इतनी देर बात करते हुए देखा था। हां, मैं उसे जानता हूं, बल्कि पूरे वज्रगिरी में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसके बारे में सुना नहीं होगा, देवेंद्र ने अपने भावहीन चेहरे के साथ कहा। क्या वास्तव में? देवेंद्र की बात सुनकर भीम के मुख पर विस्मय के भाव उठने लगे। कौन है वो? भीम, यह प्रकरण यहां पर समाप्त होता है। भविष्य में इसके बारे में कोई प्रश्न मत पूछना। तुम्हें समझना होगा कि हर किसी के अपने व्यक्तिगत रहस्य भी होते हैं और हमें उसके व्यक्तिगत रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए भीम को देखा। उसने अंशुमान को उसका रहस्य गुप्त रखने का आश्वासन दिया था और वह अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। समझ गया, भीम ने धीमे स्वर में प्रतिक्रिया। भीम, उसकी पहचान के अतिरिक्त भी हमारे सम्मुख अभी और भी अन्य कई कार्य हैं। अभी हमें अपहरणकर्ताओं को भी ढूंढना है। इन परिवारों ने हमेशा हमारी सहायता ही की है और अब यदि उन पर कोई संकट आता है तो इस संकट में उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। हम पीछे नहीं हट सकते, भले ही हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। किसी भी मूल्य पर उन तीनों बहनों को ढूंढना ही होगा। या तो हम स्वयं मरेंगे या उन अपहरणकर्ताओं को मारेंगे। तीसरा कोई विकल्प शेष नहीं है, देवेंद्र ने कहा। यद्यपि उसका चेहरा भावहीन है, परंतु उसकी वाणी सुदृढ़ है। उसकी आंखें भी क्रूरता से भरी हुई हैं। यद्यपि वह मात्र 11 वर्ष का है, परंतु देवेंद्र कृतज्ञता और अपराध का अंतर समझ सकता था। हमारी खोज जारी है। शीघ्रातिशीघ्र हम अपहरणकर्ताओं को पकड़ ही लेंगे, भीम ने कहा। आज 7वां दिन है। यदि पिछली कुछ घटनाओं को देखा जाए तो वह अपहरणकर्ता आज रात निश्चित रूप से किसी लड़की को अपहरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम शंभू काका के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें कुछ प्रस्फोटकों की आवश्यकता है। हमारे पास धन अधिक नहीं है, इसलिए सुंदर प्रस्फोटक की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनमें आकाश में विस्फोट करने की क्षमता होनी चाहिए, देवेंद्र ने भीम को आदेश देते हुए कहा। क्या? देवेंद्र की बात सुनकर भीम विस्मित हो उठा। उसने असमंजस के भाव लेकर देवेंद्र को देखा और कहा, सेनापति, आप प्रस्फोटक क्यों मंगवा रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि शंभू काका कोई रसायन शास्त्री हैं। वो हमें प्रस्फोटक कहां से देंगे? वह प्रस्फोटकों के निर्माण की विधि जानते हैं। तुम बस उनसे जाकर इनके निर्माण के लिए कह दो, देवेंद्र ने सरल और आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा। और जहां तक प्रस्फोटकों के प्रयोग का प्रश्न है, हम जानते हैं कि तीसरे प्रांत में 15 से 16 वर्ष की आयु के मध्य में कुल 13 बहनें हैं। हमें नहीं पता कि अपहरणकर्ताओं का अगला लक्ष्य कौन है, इसलिए हम आज रात उनकी प्रतीक्षा करेंगे। हर लड़की के घर के बाहर हमारा एक योद्धा निरीक्षण करता रहेगा और एक बार जब हम उस अपहरणकर्ता को ढूंढ लेंगे तो संकेत के रूप में इन प्रस्फोटकों का प्रयोग करेंगे। भीम उसके कथन का आशय तुरंत समझ गया और बोला, तो क्या हमें तीसरे प्रांत के पुरुषों से सहायता नहीं मांगनी चाहिए? मेरे विचार में अधिक लोगों के साथ काम करना सरल होगा। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ हम लोग अब भी अत्यधिक निर्बल हैं। कदापि नहीं। जैसे ही भीम ने यह प्रस्ताव रखा, देवेंद्र ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। परंतु क्यों?
क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि यह अपहरणकर्ता तीसरे प्रांत से नहीं है, बल्कि दूसरे या पहले प्रांत से ही है? देवेंद्र ने भीम से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? भीम को यद्यपि पूरा विश्वास था कि यह पहले या दूसरे प्रांत के किसी व्यक्ति का कार्य है, परंतु तब भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। वर्तमान परिस्थिति में हम कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते भीम, देवेंद्र गंभीर स्वर में बोला। शेर का शिकार करने के लिए उसे शिकार का लालच देना ही पड़ता है। यदि यह अपहरणकर्ता तीसरे प्रांत से हुआ तो ऐसा करने पर वह सतर्क हो जाएगा। हम उसे सतर्क होने का अवसर नहीं दे सकते। अतः अभी इस योजना को केवल हमारे योद्धाओं के बीच ही रहने दो। एक बार वह पापी पहचान में आ गया तो फिर हम अन्य लोगों की सहायता ले सकते हैं। देवेंद्र की बात सुनकर भीम ने भी हां में अपना सिर हिला दिया। उन दोनों की ही अभिव्यक्ति अत्यंत कठोर थी। आज रात वे निश्चित रूप से उस अपहरणकर्ता को पकड़कर ही रहेंगे। छोटे मालिक, हम बस पहुंच ही गए हैं, यही वह घर है। विजय ने अपने सामने एक घर की ओर इशारा करते हुए अंशुमान से कहा। लगभग एक पहर तक संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकने के पश्चात अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे। यद्यपि यह सरल नहीं था। विजय ने धक्का देकर द्वार खोला और अंदर आ गया। अंशुमान भी उसके पीछे पीछे घर में घुसा और उसकी दृष्टि उस स्थान का निरीक्षण करने लगी। यह चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ एक काफी बड़ा मकान है, जिसके आगे लगभग 50 वर्ग मीटर का एक प्रांगण भी है। आंगन के एक कोने पर एक विशाल आम का पेड़ भी है। मकान बहुत बुरी स्थिति में है। कई जगहों पर दीवारों से रंग भी उतर चुका है। यद्यपि इस स्थान की तुलना दादाजी की हवेली से नहीं की जा सकती, परंतु यह निश्चित रूप से अंशुमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। घर ठीक है, अब तुम मेरे लिए कुछ मदिरा खरीद कर ले आओ। अंशुमान ने विजय को मदिरा खरीदने के लिए भेज दिया और आंगन में अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने लगा। देवेंद्र की उपस्थिति ने न केवल अंशुमान को अचंभित किया था, अपितु उसे एक अभूतपूर्व उत्तेजना भी दे दी थी। देवेंद्र 11 वर्ष की आयु में ही 90% से अधिक मूल आधार शक्ति के साथ दूसरे स्तर का योद्धा था। वह भी तब जब उसके पास किसी भी प्रकार के शक्ति यंत्र की सहायता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो देवेंद्र की उपलब्धियों की कल्पना कर पाना भी असंभव होता। इस विचार ने ही अंशुमान को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया था। इसके अतिरिक्त इस बात की भी कोई संभावना नहीं थी कि यक्षाण में मात्र एक ही देवेंद्र होगा। अंशुमान अच्छे से जानता था कि किसी भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह कौन सी दुनिया में है। किसी भी दुनिया में यदि कोई प्रतिभा है तो विशेषज्ञों की भी कोई कमी नहीं होगी। यदि वह यक्षाण की दुनिया में अपने पैर जमाना चाहता है, यहाँ अपना अलग स्थान बनाना चाहता है, और सबसे बढ़कर यदि वह यहाँ हर किसी पर राज करना चाहता है, तो उसे अपनी शक्ति बढ़ानी ही होगी। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह कि अंशुमान के पास अधिक समय नहीं था। उसे किसी भी प्रकार से 3 वर्षों में अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो दिलीप को कोई भी नहीं बचा सकता। उसके पास मात्र एक ही विकल्प था, अभ्यास, अभ्यास और कड़ा अभ्यास। किसी भी भांति उसे इन 3 वर्षों में आज्ञा चक्र के 7वें चरण में प्रवेश करना था। वार को रोकना, कोहनी का प्रहार, घूमते हुए पांव का प्रहार, दोनों हाथों से वार संभालना, कलाइयां मोड़ते हुए हथेलियों से हमला, पुनः घूमते हुए पांव का प्रहार। अंशुमान व्याघ्रघात युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा था। अपने मनोभावों के कारण वह अत्यंत क्रूर प्रतीत हो रहा था। उसके घूंसे और लातों की आभा अतुलनीय रूप से प्रभावशाली थी। वह पहले ही मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को पूर्णतः जागृत कर चुका था और अब अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को मणिपुर चक्र में प्रतिस्थापित कर रहा था। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और उसकी क्षमता भी निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। 5वें स्तर के आत्मा फल की सहायता से वह एक दिन में लगभग 11 बार दिव्य युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकता था। 11 बार अभ्यास यानी एक दिन में आध्यात्मिक ऊर्जा में कुल 33% की वृद्धि। अब भी उसका पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में था। इसीलिए वह किसी अन्य युद्ध कौशल को विकसित नहीं कर रहा था, क्योंकि व्याघ्रघात उसका प्राथमिक युद्ध कौशल था।
और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण मात्र इसी कौशल के अभ्यास से संभव था। पिछली रात को विजय को विदा करने के पश्चात अंशुमान ने अपना अभ्यास आरंभ किया था और मणिपुर चक्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। अंशुमान की कुल आध्यात्मिक ऊर्जा वर्तमान में 373% तक पहुंच गई थी और आत्मा फलों के उपभोग के फल स्वरूप मात्र 3 दिनों में ही वह अपने मणिपुर चक्र को पूर्णतः जागृत कर देता। उसकी यह गति अत्यंत भयावह थी। जैसे जैसे अंशुमान का अभ्यास बढ़ता गया, वह निस्पृहता की अवस्था में प्रवेश करता चला गया। उसे अपने आसपास के परिवेश की कुछ भी सूचना नहीं रही। यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं चला कि विजय लौट आया था। विजय ने भी अंशुमान को युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए रोकना उचित नहीं समझा और उसके अभ्यास को उत्सुकता से देखने लगा। जितना अधिक विजय अंशुमान के अभ्यास को देखता, उतना ही अधिक वह आश्चर्यचकित होता जाता। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब अंशुमान ने दूसरी बार अपना अभ्यास प्रारंभ किया तो विजय ने इसे स्वीकार कर लिया। वह ऊर्जा तथा रक्त संचरण औषधि के बारे में जानता था, जिससे 2 युद्ध कौशलों का अभ्यास करना सामान्य था। जब अंशुमान ने तीसरी बार अपना अभ्यास प्रारंभ किया तो विजय ने अनिच्छा से इसे भी स्वीकार कर लिया। वह दादाजी की असाधारण प्रतिभा के विषय में जानता था और उसने यह मान लिया कि अंशुमान भी उन्हीं का पोता है, अतः उसमें भी असाधारण प्रतिभा होगी। परंतु जब अंशुमान ने चौथी बार अपना अभ्यास आरंभ किया तो विजय चौंक उठा। 5वीं बार, 6वीं बार विजय स्तब्ध रह गया। 7वीं बार, 8वीं बार विजय को अब अंशुमान से भय लगने लगा। 9वीं बार, 10वीं बार विजय को ऐसा लगा कि मानो उसकी सांसें जम गई हैं। उसे अपने देखे दृश्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा। अंशुमान ने एक गहरी सांस ली और रुक गया। सूर्यास्त हो चुका है और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा है। अंशुमान ने कुल 11 बार अभ्यास किया था और उसकी शक्ति में 33% की वृद्धि हो चुकी है और मणिपुर चक्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी। वह 7वें स्तर से मात्र 4% पीछे रह गया था। इससे पहले कि अंशुमान कुछ सोच पाता, उसने विजय को एक मूर्ति की तरह द्वार पर खड़ा पाया। उसके दोनों ओर मदिरा के एक एक घड़े रखे हुए हैं और उसका मुंह आश्चर्य में खुला हुआ है। विजय? अंशुमान ने विजय के पास जाकर उसके सामने चुटकी बजाई तो वह अचानक चेतना में लौटा। छोटे आ, विजय ने एक भद्दी से गाली बकी। 11 बार। अंशुमान ने निरंतर 11 बार अभ्यास किया था। एक ऐसी संख्या थी जिसे पचा पाना आसान नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो 11 बार युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकता है, और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा मालिक था, जिसे कुछ समय पूर्व तक सभी मूर्ख समझते थे। इसमें इतना चकित होने की क्या बात है? यह कोई विलक्षण बात तो नहीं है। चिंता मत करो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विजय को देखा और उसका कंधा थपथपाया। यदि मदिरा में लौकिक निधियों को मिश्रित करके नई औषधि बनाने का उसका प्रयोग सफल रहा तो विजय और परिवार के अन्य सदस्य भी भविष्य में इसी गति से अपने युद्ध कौशलों का अभ्यास कर सकते थे। मैं भी। अंशुमान के शब्दों ने विजय को स्तब्ध कर दिया। युद्ध कौशल का अभ्यास, वह भी इतनी अधिक बार? हर कोई जानता था कि युद्ध कौशल के अभ्यास में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त का क्षरण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त की मात्रा सीमित होती है। अतः सामान्य परिस्थितियों में दिन में मात्र 1 बार ही युद्ध कौशल का अभ्यास किया जा सकता है। यह भी एक कारण था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्तार की गति अत्यंत धीमी होती है। परंतु अब अंशुमान उससे कह रहा था कि वह दिन में न केवल 2 बार बल्कि 10 से 11 बार तक अभ्यास कर सकता था। ऐसी बात सुनकर कोई भी चौंक उठता। यह किसी बुरे सपने की तरह प्रतीत हो रहा था। अंशुमान ने विजय के अचंभे पर ध्यान देते हुए मदिरा के घड़ों को शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कि वो घर पहुंचने पर मदिरा में लौकिक निधियों को मिश्रित कर अपना प्रयोग आरंभ कर सके। विजय, आओ और मुझसे लड़ो। इसके बाद अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विजय से कहा, इस समय वह मात्र एक विचार को सत्यापित करना चाहता है जो काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। तो क्या होगा इस कहानी में आगे,
क्या अंशुमान मदिरा में लौकिक निधियों को मिलाकर एक अनोखी किस्म की औषधि का निर्माण कर पाएगा? और क्या है देवेंद्र का पूर्ण रहस्य? और ये अपहरणकर्ता कौन है?